हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा सेकंड चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। तो आज हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। ये हेडिंग है आपका। कितना महत्वपूर्ण का मतलब ये हुआ कि मतलब मौर्य साम्राज्य को इतना इम्पोर्टेंस इतिहासकारों ने क्यों माना है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा है कि 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा बहुत उत्साहवर्धक लगा। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि इसी समय जाके मौर्य साम्राज्य के टाइम में, मौर्य काल के पीरियड में ही इनको बहुत ज़्यादा अभिलेख, सिक्के, मुहरे वगैरह मिली, जिससे इनको नॉलेज हुआ। साहित्यिक स्रोत बहुत ज़्यादा मिले हैं। क्यों मिले? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के वजह से मौर्य साम्राज्य की हिस्ट्री अत्यधिक मिलती है। जैसे कि आपने ऊपर भी कल के लेक्चर में देखा था कि बौद्ध धर्म के साहित्य, जैन धर्म के साहित्य, परवर्ती साहित्य और अर्थशास्त्र से, मेगास्थनीज के, इंडिका से मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। इसलिए भी उनको ये आश्चर्यचकित लगता है कि इतना ढेर सारा, इतने बड़े साम्राज्य में इनका एकाधिकार था। साथ ही प्रस्तर की मूर्तियाँ, मतलब पत्थर की मूर्तियाँ सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व, मतलब जो पुरानी चीज़ें जो मिली है, एक अद्भुत कला के प्रमाण, मतलब उसमें आप देखेंगे कि एक अद्भुत कला के प्रमाण, मतलब जितने भी आपके मूर्तियाँ वगैरह मिली हैं, जितने भी नक्काशी वगैरह मिली हैं, उनके बारे में जो साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं कि उस समय मौर्य साम्राज्य काफ़ी विकसित साम्राज्य था। और कहा जाता है कि इसमें जो शासक था अशोक, अशोक एक बहुत बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक था। और ये अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए बहुत, मतलब कहा जाता है कि काफ़ी मेहनत किया इन्होंने। तो ये है मौर्य साम्राज्य की मतलब महत्वपूर्ण, इस वजह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, फेमस था। और अब इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। अभी हमने मौर्य वंश में देखा कि क्यों इतना ये महत्वपूर्ण था। जिस प्रकार शासक की नीतियाँ थीं, है ना, शासक की नीति जिसमें हमने अभी अशोक को पढ़ा, अभी अशोक के बारे में कि अशोक क्यों फेमस था। बौद्ध धर्म के माध्यम से हर जगह उनकी लिपि मिली, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि में अभिलेख पाए गए, सिक्के पाए गए, जो भी हो। तो इसके बाद हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के बाद आगे आएंगे, देखते हैं कि पोस्ट मौर्यन, कि मौर्योत्तर साम्राज्य हिंदी में बोला जाता है। अब उसके बारे में देखें, मौर्योत्तर से मतलब उस समय मौर्य साम्राज्य काफ़ी धीरे धीरे वीक पड़ गया था, वो कमज़ोर हो गया था। तो उस समय देशी, मतलब अपने देश में कई राज्य स्थापित हुए। तो जिस प्रकार मौर्य साम्राज्य इंडिया का ही था, उसी प्रकार उसी को पतन करते हुए, मौर्य साम्राज्य का पतन करते हुए शुंग वंश आया। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश आया और उसके बाद सातवाहन। अब इसमें हमें सातवाहन पढ़ना है, इसे आप ध्यान से देखिए, सातवाहनों का नाम आएगा। अब एक ही बार मौर्य वंश के बाद से, मतलब मौर्य वंश के बाद से आपको देखेंगे इन सबको छोड़ते हुए आपकी बुक ने किसको ऐड किया है? सातवाहनों को ऐड किया है। तो हम देखेंगे कि मौर्य वंश का जैसे पतन होता है, उसके बाद दो साम्राज्य का हटा के तीसरे साम्राज्य का दक्षिण भारत में आपका नाम सातवाहनों का आएगा, जिसको हम अपने बुक में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ऊपर देखेंगे, आपका ऊपर देखेंगे अभी विदेशियों में, कि विदेशी उस समय कौन कौन आक्रमण हुए थे। तो उसमें हम देखेंगे कि इंडो ग्रीक है, शाक्य है, और उसके बाद पार्थियन है और कुषाण है, जिसमें हम कुषाण को पढ़ेंगे, कनिष्क। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट है। तो आपने देखा दो चीज़ों को कि मौर्य साम्राज्य के बाद, माने मौर्योत्तर साम्राज्य, मतलब मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हमें दो चीज़ हमारे बुक में मेंशन है। एक तो कनिष्क का है और दूसरा है आपका सातवाहनों का, जिसका भी। तो इन दोनों का नाम हमें देखना है, क्योंकि मैं इसमें डायग्राम के माध्यम से दिखा दे रही हूँ कि आप कंफ्यूज नहीं होना। क्योंकि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद ये दो साम्राज्य हमें देखना है। और आपने देखा वो विदेशी थे, कुषाण विदेशी थे, और देशी में देखते हैं हम अपने देश के लिए कि वो कौन है, तो सातवाहन, जो तीसरे नंबर पर आपके आए हुए हैं। ठीक है, अब जैसे ही देखा आपने मौर्य वंश का पतन हुआ, तो मौर्य वंश के पतन के बाद हमारे देश में दूसरे दूसरे शासक आए, जैसे शुंग वंश आया, सातवाहन वंश आया। और विदेशियों में देखा आपने, कहाँ जाके कुषाण वंश फेमस था, तो कुषाण वंश को देखा। उसके बाद हम देखेंगे 240 ईस्वी में, दूसरी शताब्दी ईस्वी में देखेंगे कि गुप्ताज पीरियड आता है, गुप्ता पीरियड कहते हैं, गुप्ता का। और इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे समुद्रगुप्त को और चंद्रगुप्त द्वितीय को। दोनों, ये दो फेमस हैं इस गुप्ता पीरियड में।
समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में, और उसका पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से फेमस है, और जो मौर्य काल में जो चंद्रगुप्त है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। तो ये दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो गुप्ता पीरियड में हम ये दो शासकों के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कि पोस्ट गुप्ता मतलब गुप्तोत्तर, गुप्त के बाद, गुप्तों का जब पतन हो जाता तो उसके बाद, तो ये दक्षिण भारत में हम आएंगे। और ये भी बुक में मेंशन है आपका, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और पांड्यों के बारे में पढ़ेंगे, जिससे चेर, चोल, पांड्य के बारे में हम देखेंगे। चोल यहाँ पे है ना, चोल, चोल, चालुक्य और पांडे के बारे में दक्षिण भारत में, साउथ में पढ़ेंगे। तो इस डायग्राम के माध्यम से आपको एक सीक्वेंस मिल गया कि किसके बाद कौन आया है। अब हम मैप में आपको चालुक्य, पांडे, चोल को दिखाएंगे और इसके बारे में बताएंगे। अभी जैसा कि आप सभी ने देखा कि दक्षिण भारत में हमने देखा चोल, ये चोल और चेर, पांड्य, कि दक्षिण भारत में जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कुषाण वगैरह आए, सातवाहन आए, उसके बाद ये जब दक्षिण भारत का प्रशासन काफ़ी आगे बढ़ता है, मतलब गुप्तों के बाद, तब ये चोल देखिए कहाँ इसका एरिया, मतलब कह सकते हैं तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक वाला जो क्षेत्र था वो चोल, पांड्य और चेर की क्षेत्र था। उसके बाद अभी इसी मैप में देखेंगे ऊपर सातवाहनों को देखिए, सातवाहन का नाम आया था। ये सातवाहन मतलब एक तरह से आप कह सकते हो महाराष्ट्र का क्षेत्र सातवाहनों का था। ये भी एक मतलब शासक थे। आगे और ऊपर देखेंगे हम, ये गुप्तों का क्षेत्र था, मतलब उत्तर भारत में, उत्तर भारत का पूरा क्षेत्र देखा जाता था, ये गुप्तों का क्षेत्र था। तो ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। देखा गया है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद गुप्त साम्राज्य आया है, और गुप्त साम्राज्य के बाद हमने देखा कि ये दक्षिण भारत में जो दक्षिण के राजा और सरदार हुए, जिसको राजा भी कहा गया और सरदार भी कहा गया है, जिसमें कि चोल, चेर और पांड्य, जो अभी आपने मैप में देखा है। इसमें दक्कन का भी नाम आता है, तो दक्कन का क्षेत्र किसका था? सातवाहनों का था। ठीक है, और इसमें जो आपका चोल, चेर और पांड्य का क्षेत्र बताता है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरल, ये सब क्षेत्र आपके दक्षिण भारत में आता है, जो यहाँ पे काफ़ी शक्तिशाली शासक हुए। यहाँ पे आप देखोगे दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर बनाए, निर्मित दिखे गए हैं, जैसे बड़े बड़े राजराजेश्वर मंदिर है ना, कई बड़े बड़े मंदिर एक ही जैसे आपको दिखाई दे हो, तो वो सारे चोलों के द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, और इनके बारे में काफ़ी कविताएं, ग्रंथ भी मिलते हैं जो इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे लिखा है तमिल संगम ग्रंथ शिल्पादिकरम, यह एक काव्य था। जैसा कि दक्षिण भारत के राजाओं के बारे में देखा कि इनकी कविताएं वगैरह मिली हैं, सब मिले हैं। ये राज्य बहुत ही समृद्ध और स्थायी सिद्ध हुए, क्योंकि काफ़ी टाइम तक प्रशासन किया। अभी मैंने सातवाहन का नाम लिया, जो कहाँ थे? महाराष्ट्र में थे। तो महाराष्ट्र में क्या है, इसका टाइमिंग बताता है, लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 2वीं शताब्दी तक इन लोगों ने प्रशासन किया। ये नेक्स्ट चैप्टर में और आगे हम पढ़ेंगे, तीसरा या चौथा चैप्टर, उसमें सातवाहन का डिटेल में मैं बताऊँगी, क्योंकि इसमें वीडियो में काफ़ी टाइम लग जाएगा इसी को बताने में, इसका मेन बताना है। तो तीसरे चौथे चैप्टर में इसका जिक्र है। ठीक है, सातवाहन के बाद शक शासन भी था। उस मैप में आप देखोगे तो शक भी था, उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करते थे। मतलब ये भी उपमहाद्वीप मतलब भारत में पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करते थे, मतलब ये एरिया उनका था, ये राजस्थान वगैरह क्षेत्र जो है वो इनका एरिया था। तो ये हुआ दक्षिण भारत की हिस्ट्री। इसमें मैंने सातवाहन के बारे में बताया आपका कि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2वीं शताब्दी में लगभग ये प्रशासन किए हैं। फिर चोल, चेर और पांड्य के बारे में है कि इन लोगों ने प्रशासन किया दक्षिण भारत में। आगे आगे हम आते हैं दैविक राजा, और यहाँ पे हम ये दैविक राजा क्यों आया है अचानक, अभी दक्षिण भारत का पढ़ रहे थे। अब हम आते हैं ये जो कुषाण को हमने दिखाया था आपको अभी, मौर्य वंश के पतन के बाद जो विदेशी आक्रमण था, जिसमें कुषाणों का नाम दिया गया था, कुषाण। ठीक है, ये भारत में आक्रमण किए थे, विदेशी थे, और कहा जाता है काफ़ी एरिया में इन्होंने विशाल प्रशासन किया। इनके 2 कैपिटल था, एक बार आपको सर ने भी बताया था, पुरुषपुर, और दूसरा था मथुरा। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना।
कुषाण वंश का जो शासक था कनिष्क, अपने को देवी देवताओं से जोड़कर वो अपने को देखना चाहते थे। क्यों देखते थे? क्योंकि देवी देवताओं के समतुल्य मानते थे, तो लोग उनका ज़्यादा ही आदर करते थे, उनकी बातों को सुनते थे। तो हमेशा ये किसी न किसी माध्यम से अपने को देवी देवताओं से जोड़कर ही देखते थे। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर प्रांत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने दैवी राजा इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। इन लोगों ने कहा जाता है कि मध्य एशिया से आए हुए थे। मध्य एशिया से लेके आपका पूरा मध्य एशिया से लेके उत्तर भारत तक पूरा अहिच्छत्र प्रशासन था। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक, मतलब पूरा उत्तर भारत को ले लीजिए, और उधर मध्य एशिया मतलब चाइना वगैरह, इतने बड़े क्षेत्र पे मतलब इनका प्रशासन, मतलब इसमें अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, ये कुछ चाइना के भाग थे, ये सब लेके हुए ये कुषाण वंश ने शासक किया था। इन लोग की क्वालिटी में इनकी थी कि ये सिक्के चलवाए थे और दूसरा मूर्तियां बनवाए थे। इनकी क्वालिटी थी, ये उच्च प्रमाण मिले हैं। जिसमें सिक्कों में हमने देखा है कि सिक्के और मूर्तियां दो जगह, सबसे मथुरा अफगानिस्तान से सिक्के और मूर्तियां ज़्यादातर पाई गई हैं, अफगानिस्तान से और मथुरा से। ठीक है, वहाँ इनकी एक मथुरा कैपिटल थी और एक थी फिरोजपुर, जो अफगानिस्तान के वो पाकिस्तान के क्षेत्र में है। मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। शासकों ने अपने अपने के को आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई है। देवपुत्र, अपने को देवपुत्र मानते थे। और सबसे बड़ी बात है, इनके जो सिक्के थे शुद्ध सोने के सिक्के हुआ करते थे। ये आप ध्यान रखोगे, वन वर्ड में इसी ईयर से पूछा था कि इनके सिक्कों की क्या क्वालिटी थी, तो ये शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। और सिक्कों में देखेंगे अग्रभाग में, मतलब पहले ऊपरी भाग में कनिष्क का फोटो लगा रहता था, मतलब फिगर रहेगा उस सिक्के पे, और उसके पृष्ठ भाग में पिछले भाग पे उस सिक्के के देवी देवताओं के फिगर अंकित हुआ करते हैं। अभी मैं आपको फिगर के माध्यम से दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए सिक्का आप गुप्तों का, कि एक लिखा है ये अग्रभाग कुषाण, एक कुषाण सिक्का, और अग्रभाग है ये कनिष्क की फिगर है। और इसमें आप देखोगे कि काफ़ी बूट, मोटा बूट पहना हुआ और हाथ में कुछ कमंडलू सा लिया हुआ, और ये शासक का फिगर है। और ये पृष्ठ भाग पे, उसके पिछले निचले भाग पे आप देखोगे एक देवी देवता का किसी का फिगर अंकित है। तो इसकी क्वालिटी थी कि ये शुद्ध स्वर्ण के सिक्के हुआ करते हैं। लिखा है राजा को किस प्रकार दर्शाया गया है, तो किस प्रकार दिखाएगा, तो आप ये फिगर के माध्यम से उसका वर्णन करोगे कि एक हाथ में कमंडल लिया, काफ़ी भारी कोट पहना हुआ है ना। तो इस प्रकार से, और पृष्ठ भाग में आप देवी देवता अंकित है। अच्छा, आपने अभी देखा कुषाण वंश को, दक्षिण भारत में देखा चोल चेर को। आप देख लो, मैप जरूर देखते रहोगे मेरा डायग्राम, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, सारा एक ही में खिचड़ी पक जाएगा और समझ में बिल्कुल आने वाला नहीं है। क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर होता तो एक साथ मैं रिलेट करके बताती, तो यहाँ पे उस तरीके से बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ही मैंने प्रयास किया कि उसको अच्छे तरीके से आपको समझ में आते। इसलिए मैप को बार बार आप देखोगे और डायग्राम जो बनाया गया किसके बाद कौन आया है, तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। अब हम आते हैं गुप्त शासक। ठीक है, तो हमने देखा था कि मौर्य वंश के बाद आए थे कुषाणों का प्रशासन आया था, मतलब जैसे देखा जाए सीक्वेंस में हमारी बुक में जैसे दिया है, तो कुषाणों को पढ़ा। अब कुषाणों के पास गुप्त शासक को पढ़ते हैं, जिसमें समुद्रगुप्त को मैंने हाईलाइट किया था, दिखाया था आपको। 4वीं शताब्दी ईस्वी में प्लीज एक बार मैप में जरूर देखोगे गुप्ताज पीरियड कहाँ है। ठीक है, 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्य के साक्ष्य मिलते हैं। इनमें कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर, सामंत मतलब एक राजा के अंतर्गत ये निर्भर थे। शुरू में पहले ऐसे ही थे, फिर बाद में धीरे धीरे ये राजा के रूप में धारण कर लिए। ठीक है, अब ये स्रोत जो लिखा है, स्रोत क्या होता है, तो गुप्त शासक को जानने के स्रोत का क्या क्या है, तो लिखे साहित्यिक, सिक्के, अभिलेख और प्रशस्तियाँ। साहित्य मतलब जो लिखी हुई धर्म ग्रंथ हैं, सिक्कों को मतलब सिक्का जानते हो आप लोग, और अभिलेख मतलब लिखी हुई पत्थरों पे किसी भी चीज़ में अभिलेख जो लिखे हुए स्क्रिप्ट हैं वो। ठीक है, और प्रशस्तियाँ जो पत्थरों पे राजाओं के बारे में लिखा गया प्रशंसा, उसे प्रशस्ति बोलेंगे। ठीक है, अब एक बात सिक्कों की बात आई है कि अभी हमने गुप्त का सिक्का देखा, और अभी हमने कुषाणों का सिक्का देखा, और गुप्तों का सिक्के के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। तो दोनों में अंतर क्या था, दोनों में अंतर था कि जो कुषाण थे उनके सिक्के सर्वाधिक शुद्ध हुआ करते थे सोने के,
और इनके शुद्ध सिक्के सोने के नहीं होते, इनकी सोने की क्वालिटी में थोड़ी बहुत क्या थी, कमी थी। ठीक है, उस तरीके से सिक्के जिस प्रकार कुषाण के होते तो वैसे सिक्के गुप्तों के नहीं होते थे। अब हम आते हैं प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति के समुद्रगुप्त की थी ये प्रयाग प्रशस्ति, मतलब ये क्या अभिलेख है ये, और ये स्थान इलाहाबाद में पाई गई है ये प्रशस्ति। और शासक जो था वो समुद्रगुप्त है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है ये प्रयाग प्रशस्ति किसके बारे में प्रशंसा की गई है, प्रयाग प्रशस्ति का मतलब उस अभिलेख में किसकी राजा का प्रशंसा किया गया, तो समुद्रगुप्त है शासक, उसकी प्रयाग प्रशस्ति है। और उसकी रचना हरिश्रेण ने किया है, मतलब लिखा किसने, हरिश्रेण ने। और अभिलेख में इसे भी देवतुल्य माना गया है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को किसके तुल्य माना गया है, वो क्या, तो देवतुल्य माना है, देवता के तुल्य, देवता के बराबर। और कुषाणों ने भी अपने को देवता के बराबर ही माना है। ठीक है, आज की वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं, लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट बाद में देखेंगे। लेकिन आप इसको कई बार रिपीट करोगे क्योंकि ये कई शासक एक साथ आए हैं, तो 100% श्योर है कि आप लोग कन्फ्यूज होगे। तो इसलिए उस डायग्राम के माध्यम से, मैप के माध्यम से उसे पढ़ोगे तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो ये चैप्टर समझ में आएगा नहीं। इसलिए डायग्राम बार बार मैं बोल रही हूँ। और फिर कुछ बचेगा तो क्लास में भी डिस्कस होगा, लेकिन सिलेबस भी कंप्लीट करना रहेगा। तो इसलिए प्लीज़ जो नहीं आएगा वो क्वेश्चन पूछ भी सकते हो मुझे, क्वेश्चन पूछ के। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बाय।